नमस्कार, यह साइंस सीरीज का वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले जितने भी वीडियोज इस चैनल पर पड़े हैं आप उसे डिस्क्रिप्शन में जा कर के या पिन कमेंट में जा कर के देख सकते हैं। तो साइंस सीरीज में ऊष्मागतिकी के प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अच्छा, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वालिटी कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार मिलेंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और कारण बताया जा रहा है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। ऊनी वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। कारण सही है। और ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, यह जानना ही क्या, हमें तो पता ही है यह कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम आवश्यक नहीं है, मतलब किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो विकिरण के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। RO 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताया गया है कि दिए गए विकल्पों में विकिरण ही ऐसा ऊष्मा ऊर्जा संचरण का प्रकार है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि लास्ट टाइम में आप 3 से 4 बार रिवाइज करके ही जाइएगा। संवहन तथा चालन विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। तो यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला खेल हो रहा है। अब यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला खेल क्या है, यहाँ देख लीजिए कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सबसे अधिक होता है। अतः जल का आयतन सबसे कम होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होगा, लेकिन घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए 9 डिग्री से 4 डिग्री तक घनत्व बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से मामला बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ बताया गया है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जमने पर बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है और बर्फ़ को अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है और बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। ठीक है, बाहर का मौसम अगर आर्द्र है तो पसीना वाष्पित नहीं होगा तो आदमी परेशानी का अनुभव करेगा। यहाँ सेम चीज़ें बताया जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी के मौसम में या आर्द्र मौसम में मनुष्य को परेशानी इसलिए होती है क्योंकि गर्मी के कारण शरीर से निकला हुआ पसीना आर्द्र हवा के कारण धीमी गति से वाष्पित होता है अथवा बहुत कम वाष्पित होता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम में ही हमें ठंडी का अनुभव होता है। अगर शरीर से पसीना वाष्पित नहीं होगा तो हमें ठंडी नहीं लगेगी। तो सेम चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है और जब पसीना वाष्पित होगा तो हमें आराम का बोध होगा।
व्याख्या में बताया जा रहा है कि गर्मी के समय एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना वायु प्रवाह के कारण अधिक गति से वाष्पित होता है और पसीना वाष्पित होने के लिए शरीर से ऊष्मा प्राप्त करता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। प्रश्न कह रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। तो शीशे की छड़ जो है जब भाप में रखी जा रही है तो लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो यहाँ बताया गया कि लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी अल्प मतलब बहुत थोड़ी सी वृद्धि होगी। ऐसा शीशे के ऊष्मीय प्रसार के गुण के कारण होता है। तो शीशे के ऊष्मीय प्रसार के गुण के कारण लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। तो बेस्ट कंडक्टर कौन है ऊष्मा का? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पारा। एक अच्छा चालक या सुचालक वह होता है जिसमें ऊष्मा का संचरण, चालन या संवहन विधि से आसानी से व तेजी से हो। एक आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता अनंत होती है। सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु चांदी है। उपर्युक्त विकल्प में पारा की चालकता सर्वाधिक है। यानी अगर सर्वाधिक पूछेगा तो सर्वाधिक जो धातु है वह ऊष्मा चालक की चांदी है, लेकिन यहाँ विकल्प में पारा दिया गया है जो सर्वाधिक चालकता जिसके पास है, तो पारा सही है। इसका उपयोग तापमापी व दाबमापी उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। कथन कारण वाले प्रश्न हैं। कह रहा है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और कारण में कहा जा रहा है कि बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। यानी बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, यह तो हमें पता ही है, और बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि जो टुकड़ा है पेय को ठंडा बना देता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए और आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके व्यास में, सतह के क्षेत्रफल में, आयतन में या घनत्व में। तो लोहे की गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किस में होगी? तो आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि ऊष्मीय प्रसार सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके घनत्व में कमी होती है, अर्थात गर्म करने पर ठोस वस्तु फैलती है, अतः आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। जब आप देखते हैं ना कि जब बादल होता है तो ज़्यादा गर्मी होती है, जब स्वच्छ हवा मतलब आकाश स्वच्छ है तो कम गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है? यूपी लोअर 2004 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो यह ऐसा इसलिए होता है कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, जिससे गर्मी ऊपर नहीं जा पाती। पृथ्वी अपने धरातल की ऊष्मा विकिरण द्वारा निष्कासित करती है, परंतु जब बादल होते हैं तो यह ऊष्मा बादलों द्वारा परावर्तित होकर पुनः वापस पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे रातें गर्म रहती हैं। जब स्वच्छ आकाश रहता है तो पृथ्वी के धरातल की ऊष्मा आकाश में विलीन हो जाती है और रातें कम गर्म होती हैं। तो मतलब समझिए कि जो बादल है वह क्या कर रहा है, ऊष्मा को वापस पृथ्वी की तरफ ढकेल दे रहा है, इस वजह से गर्म होती हैं उस समय रातें।
प्रश्न कर रहा है कि यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लगेगा। तो कह रहा है कि 90 से 80 होने में 1 मिनट लग रहा है, तो 70 से 60 होने में 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। अब इसका कारण समझ लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। ऐसा क्यों है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी पदार्थ की शीतलन दर उस पदार्थ एवं वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। अतः वस्तु के 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान एवं वातावरण के तापमान का अंतर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु के वातावरण के तापांतर से अधिक होने के कारण 70 से 60 तक ठंडा होने में 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। समझ रहे हैं। तो न्यूटन का जो शीतलन का नियम है कि किसी पदार्थ की शीतलन दर उस पदार्थ एवं वातावरण के तापांतर के समानुपाती होता है। यह बिल्कुल जानने वाली बात है कि वातावरण और तापांतर के समानुपाती होता है, यानी जितना तापांतर है और जो वातावरण है उसके समानुपाती होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न सूचियों के मिलान वाला है और सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ बताना है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। और जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो जल का जो अधिकतम घनत्व है 277 के होता है। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो 233 केल्विन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या को। सेम ऑप्शन नंबर डी सही है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन, मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन, जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट 233 केल्विन के बराबर होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक है। अभी हमने ऊपर ही देख लिया कि 373 केल्विन होता है पानी का क्वथनांक। यहाँ यह सूत्र दिया हुआ है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। सूत्र में दिया हुआ है कि सेल्सियस पैमाने पर ताप बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप -32/9 बराबर केल्विन पैमाने पर ताप -273 बटे 5। यह सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं, तो वह क्या है, केल्विन है, ठीक है। केल्विन पे ताप केवल धनात्मक होते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि केल्विन ताप पैमाना पर तापमान केवल धनात्मक होता है। ताप के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं और इसका प्रतीक के है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक थर्मस फ्लास्क को जिसमें काफ़ी भरी हुई है प्रबलता से हिलोरा जाता है, हिलोरा का मतलब हिलाया जाता है, तो सत्य कथन है इसका तापक्रम बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक थर्मस फ्लास्क में जिसमें काफ़ी भरा है, जब उसको प्रबलता से हिलाया जाएगा तो काफ़ी के कण आपस में टकरा जाएंगे और तापक्रम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर डी किरचॉफ का यह नियम है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ठीक है। किरचॉफ के नियम पर आधारित है यह कथन कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यदि कोई पृष्ठ किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के विकिरण का अच्छा अवशोषण करता है, तो उसी तरंगदैर्घ्य के विकिरण का अच्छा उत्सर्जन भी करेगा। एक ऐसा आदर्श पिंड जो इस हर प्रकार के आवृत्ति की विकिरणों को एक समान रूप से उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, उसे कृष्णिका ब्लैक बॉडी कहा जाता है।
प्रश्न कह रहा है कि एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी यदि यदि स्थिर आयतन पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए। ठीक है, स्थिर आयतन पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर स्थिर आयतन पर उसका दाब दुगना कर दिया जाएगा तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ व्याख्या के थ्रू आपको यह समझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। आरओ में पूछा गया प्रश्न है 2016 में, पीसीएस के 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। आपने सुना होगा कि अक्सर घर पे लोग कहते हैं कि गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन लो, और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ऐसा कह रहा है। तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है यहाँ पर कि ए और आर सही है। क्योंकि देखो, जब सूरज से ऊष्मा आती है तो जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं यह ऑब्जर्व कम करते हैं। आपको पता है कि जो ब्लैक कलर है वो ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, क्योंकि यह एक आदर्श कृष्णिका होता है तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा। लेकिन जो हल्के रंग के कपड़े हैं, जैसे मान लेते हैं जो वाइट कलर है, सफ़ेद कलर है, वह ऊष्मा को अवशोषित कम करता है, वापस कर देता है, तो इस हिसाब से कम गर्मी लगती है। ठीक है, यही बात है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते हैं जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद, तथा अंत में हो जाता है, अंत में नीला हो जाएगा। आपने अगर देखा होगा, अगर किसी लोहे की भट्ठी पे कभी आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि मान लेते हैं एक खुरपी बनवाने के लिए हम जाते हैं एक लोहा लेकर के, तो जब उसे गर्म किया जाता है तो पहले क्या होगा, पहले लाल होगा, फिर वाइट हो जाएगा, फिर बाद में नीला हो जाता है। ठीक है, नीला हो जाता है। अगर आप गांव से हैं तो इस बात को आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 100 डिग्री की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्यों होती है ऐसा? तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ लिया था इस बात को, किसमें होती है, गुप्त ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा अधिक होगी, इसी वजह से अधिक ऊष्मा दी जाती है। अब यहाँ बताया गया है, साधारण रूप से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 100 डिग्री की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि 100 डिग्री वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देते हैं ऊनी कपड़े। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2014 यूपीपीसीएस असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऊनी कपड़े जो हैं ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वे कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। चूँकि ऊनी कपड़े ऊन के बने होते हैं और ऊन के रेशों में मौजूद हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। जो ऐसे ऐसे होता है ना रेशा, इसके बीच में हवा रहता है और यह ऊष्मा की कुचालक होगा, और इसलिए गर्म कपड़े ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं और शरीर गर्म रहता है। ठीक है, अब प्रकाश नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इससे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है? तो प्रकाशीय संचार का 3 लाभ होगा और 1 लाभ नहीं होगा। तो कोई चुंबकीय शोर नहीं है प्रकाशीय संचार में, अधिक बैंड चौड़ाई होती है, कोई विद्युत शोर नहीं, अधिक गति यह नहीं है, धीमी गति है। ठीक है, प्रकाशीय संचार के मुख्य लाभ सुरक्षित संचार, विद्युत चुंबकीय संगतता, तीव्र गति से डेटा ट्रांसफ़र, लंबी दूरी तक पॉइंट से पॉइंट तक डेटा को पहुंचाना, कम ऊर्जा की खपत इत्यादि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ठोस अवस्था युक्ति नहीं है?
तो CRT यह ठोस अवस्था युक्ति नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें वैल्यूम ट्यूब की बजाय ठोस सेमीकंडक्टर, क्रिस्टल, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस कहलाती है। कैथोड रे ट्यूब सॉलिड स्टेट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो दिया हुआ है CRT, इसका फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि अधिकांश भाग पर पृथ्वी के जल है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है पृथ्वी। यहाँ व्याख्या में भी बताया गया है कि पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है अंतरिक्ष से, क्योंकि अधिकांश भाग जल से घिरा है पृथ्वी का, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग हैं। तो इंद्रधनुष के जो सीमावर्ती रंग हैं यह है बैगनी और लाल। ठीक है। सीमावर्ती रंग का अर्थ यह है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ अंत हो रहा है। तो स्टार्ट बैगनी से होता है, विबग्योर में वायलेट, और आर मीन्स रेड होता है। ठीक है, तो सीमावर्ती रंग यही है। अब यहाँ बताया गया है कि परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष, जिसे इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती हैं तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। वर्षा की बूंदें लगभग गोलाकार होती हैं, और वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, यह भी याद रखिएगा। सूर्य की किरणें इन बूंदों पर इस प्रकार पड़ती हैं कि उनसे परावर्तित तथा अपरावर्तित होकर रंगों की एक चौड़ी पट्टी बनाती हैं। इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की तरफ होनी चाहिए। यह भी प्रश्न पूछा है कि इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य को पीछे की तरफ होना चाहिए। इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग वही हैं, बैगनी और लाल। अब कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आँख को जो नुकसान होता है उसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें आँख में सीधी लगेंगी तो आँख को क्षति पहुंच जाएगी। APO 2006 में पूछा गया प्रश्न है, और व्याख्या में कहा जा रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को नग्न आँखों से देखने से आँखों की रेटिना जल सकती है। सूर्य ग्रहण के कारण पराबैंगनी प्रकाश किरणों के उत्सर्जन से आँखों की रेटिना को नुकसान पहुंचता है। इसे ग्रहण अंधापन भी कहते हैं। यह क्षति अस्थायी या अस्थायी भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से 3 सही है और 1 सही नहीं है। यह सस्ते होते हैं। नहीं, ऑप्टिकल फाइबर सस्ते नहीं होते हैं। बाकी ज़्यादा संख्या में टेलीफोन के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें शोर कम होता है और इनका जीवन काल अधिक होता है। यह तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बताया गया है सेम चीज़ें जो ऑप्शन में दिया गया था, यही चीज़ व्याख्या में कहा गया है। कथन और कारण का प्रश्न है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। बिल्कुल सही। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ऊष्मा के कुचालक होने का क्या कारण है? यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है और आर गलत है। देखिए, जो ऊन होता है ना, उसके बीच में जो खाली स्थान में वायु रहती है वह ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, इस वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। तो ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, लेकिन यह जो कारण है यह गलत है। तो यहाँ व्याख्या में भी देख लेते हैं कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि रंध्रों में हवा भर जाती है जो ऊष्मा के आवागमन को रोकती है। इसलिए कथन ए सही है और आर गलत है। प्रश्न कह रहा है कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है। तो सौर सेल क्या रूपांतरित करती है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल रूपांतरित करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सौर का पैनल लगाया जाता है छतों पर, और यहाँ से प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं और इसे एक बॉक्स के द्वारा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, या डायरेक्ट भी इससे फ़ैन वगैरह चलाया जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा धूप ऊर्जा भी कहलाती है। सौर सेल प्रायः अर्धचालक धातु सिलिकॉन से बना होता है। यह याद रखिएगा कि सौर सेल प्रायः किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है और सिलिकॉन अर्धचालक धातु है। सौर सेलों को कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषणों में विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दें, नीचे दिए गए कोड की सही सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कोड में बताया गया है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। और दूसरा, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। तीसरा कह रहा है कि मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ सही दिए हुए हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सोलर कुकर में, और लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है विद्युत ऊर्जा को, और मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, जिसकी वजह से हम तेज़ी से बाइक वगैरह चला पाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। PCSJ 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ सेम जो हमारे पास दिया गया था ऑप्शन और उसी को व्याख्या में बोल दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि LED की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो LED की कार्यप्रणाली विद्युत संदीप्ति पर आधारित है। ठीक है, LED का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो प्रकाश को बाहर छोड़ता है। LED के अंदर एनोड और कैथोड स्थित होता है। इसमें मुख्य प्रकाश उत्पादन के लिए जो घटक काम करता है वह मैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। मैलियम आर्सेनाइड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में यही बदलता है। इसकी कार्यप्रणाली विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। निक होलोनिक को LED के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो यह याद रख लीजिएगा नाम, इनका नाम है निक होलोनिक। ठीक है, यह नाम याद कर लीजिएगा, यह LED के आविष्कारक थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रात्रि दृष्टि वाले कैमरा निम्न में से किस एक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी प्रवर्धित प्रकाश का, इंफ्रारेड ग्राही का, वस्तुओं का ऊष्मा विकिरण, इन सब का प्रयोग करते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि रात्रि दृष्टि वाले कैमरा में प्रवर्धित प्रकाश, इंफ्रारेड ग्राही तथा वस्तुओं का ऊष्मा विकिरण का प्रयोग होता है, जबकि एक्स विकिरण का प्रयोग नहीं होता है। जो ऑप्शन में दिया गया है यही व्याख्या में बोल दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में समय लगता है, कितना समय लगता है। 8 मिनट लगता है। कितना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी या धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न कह रहा है कि सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसलिए इसके लिए जो जिम्मेदार घटना है वह क्या कहलाएगा। उसे व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जो बुलबुला दिखता है साबुन का उसे व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन इसके ऊपरी तथा निचली पृष्ठ से परावर्तित सूर्य की प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। इसमें श्वेत प्रकाश के कुछ रंग ही तरंगे बुलबुले के पृष्ठ पर परावर्तित होकर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, जबकि अन्य तरंगे संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। प्रकाश के वे रंग जिनके तरंगे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं लुप्त हो जाते हैं तथा शेष रंग दिखाई देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, धूलकण। ठीक है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूलकण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश वायुमंडल में कुछ दिशा में ज़्यादा तथा कुछ दिशा में कम प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रसार कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है।
यानी वापस कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ताज़ा बर्फ़ से जो ढकी भूमि है वह इन तीनों की तुलना में ज़्यादा रोशनी वापस कर देता है, यानी कम अवशोषित करता है रोशनी। परावर्तित शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और व्याख्या में कहा गया है कि उपरोक्त विकल्प में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि परावर्तित करती है। सूर्य की रोशनी का हिम 70 से 90% वापस कर देता है, और जो रेत मरुस्थल है वह 40 से 70% वापस करता है, और जो घास का मैदान है वह 14 से 37% वापस करता है, और जो कोणधारी वन है वो 10% ही रोशनी वापस करते हैं। जब सूर्य की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश परिवर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और आपको पता है जो आदर्श कृष्णिका होता है वह सर्वाधिक प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोल की बूंदें जब वाहन से सड़क पर वर्षा के जल के ऊपर गिरती हैं तो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। जो बुलबुले के लिए यूज हो रहा है सेम वही चीज़ यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण है। अब इसके बारे में व्याख्या दिया गया है कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। पेट्रोल की बूंदें जब किसी वाहन से सड़क पर वर्षा के जल के ऊपर गिरती हैं तो उसमें विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण उस पर पड़ने वाली प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है। पेट्रोल की बूंदों के अतिरिक्त इसके उदाहरण साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, पतली फिल्मों का रंगीन दिखाई देना आदि प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वह होता है जिसे दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा। यहाँ बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट और साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट और साफ नहीं दिखाई देती हैं, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के थोड़ा आगे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी या अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में यानी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। एग्जैक्ट टाइम 8 मिनट 16 सेकंड का है। यहाँ कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। प्रकाश की गति, यह याद कर लीजिएगा, प्रकाश की गति क्या है? मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सफ़ेद प्रकाश, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित लाल रंग होता है। यहाँ कह रहा है कि किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन या विचलन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, और जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। क्यों होते होंगे? क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो RO मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और काले कपड़े जो होते हैं वो आदर्श कृष्णिका की तरह काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो आपको पता होगा लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और यहाँ पर बताया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है।
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वेग इनमें से अधिकतम होगा। उपरोक्त किरणों में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो यह याद रख लीजिएगा कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जबकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या में कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह निम्न सिद्धांत पर आधारित है। जो एंडोस्कोपी होती है ना, वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोप यूज किया जाता है। यहाँ व्याख्या में भी बताया गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोप का प्रयोग करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो जल के अंदर वायु का बुलबुला है, यह अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है। अब यहाँ अपसारी लेंस अवतल लेंस को ही कहते हैं। ठीक है, जो अवतल लेंस है वही अपसारी लेंस है। क्योंकि अवतल लेंस पर गिरने वाली प्रकाश किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, और फैलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर ऐसे, ठीक है, तो इस कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और इसके विपरीत उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो जो कटा हुआ हीरा है, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, आणविक संरचना के कारण या प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। यहाँ सेम चीज़ें आपको बताई गई हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कटे हुए हीरे की जगमगाहट का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? तो 25 सेंटीमीटर सामान्य आँख की स्पष्ट दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी जो है। तो मानव की सामान्य रूप से स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। प्रश्न कह रहा है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए जो साइड मिरर लगाया जाता है उसके बारे में प्रश्न कह रहा है ये कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो साइड मिरर है ना, उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है उत्तल, उन्नतोदर या अभिसारी, कॉन्वेक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। हिंदी देखिए कई सारे चीज़ों में यहाँ उन्नतोदर भी से कहते हैं। इसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इनके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का
दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों के पीछे के यातायात के दृष्टि अवलोकन के लिए साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण जिससे काफ़ी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है अवश्य ही होता होगा, तो अवश्य ही उन्नतोदर दर्पण होता होगा वह, जिसका काफ़ी चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है। सेम अभी जिसका प्रीवियस में हमने डिस्कस किया, सेम वही चीज़ें यहाँ पूछ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य यदि प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। देखिए यहाँ व्याख्या के थ्रू भी यह स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि CFL का पूर्ण रूप क्या है। अभी हमने ऊपर देखा था CFL का पूर्ण रूप, जिसे कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप कहते हैं। ठीक है, CFL एक प्रकार का फ्लोरिसेंट या प्रदीप्त लैंप है। इससे विद्युत ऊर्जा की बचत होती है और कम ऊर्जा व्यय होने के साथ साथ वैद्युत बल्ब के अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला है। व्याख्या देख लेते हैं, 2 बार या 3 बार आया हुआ प्रश्न है। क्योंकि किसी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देखोगे कि जो प्रकीर्णन है वह व्युत्क्रमानुपाती है तरंग दैर्ध्य के, और बैगनी और नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है, अतः उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, तो प्रकाश में वस्तुएं कैसी दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश में वस्तुएं क्यों दिखाई पड़ती हैं, तो परावर्तित प्रकाश के कारण, अपवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण, या यहाँ पर दिया है फ्लोरेंस के कारण। तो परावर्तित प्रकाश के कारण प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करें। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित और कुछ भाग परावर्तित करता है। वस्तु का परावर्तित प्रकाश ही वस्तु का रंग निर्धारित करता है। यदि वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ है वह प्रकाश किरणों में उपस्थित अन्य रंगों को तो अवशोषित कर ले रही है और लाल रंग वाले प्रकाश को परावर्तित कर रही है। यदि कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले रही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों ऐसा है, क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए हमें घास हरे रंग की दिखाई देती है। ऊपर अभी जो व्याख्या देखा हम लोगों ने उसी के आधार पर इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी रंगीन वस्तु पर पड़ती है तो रंगीन वस्तु उस रंग के प्रकाश को छोड़कर सारे रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, बाकी प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जैसे घास का हरा रंग का दिखाई देना। तो सेम वही चीज़ जो ऊपर हमने देखा वही यहाँ पर भी डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं वे काली दिखाई पड़ती हैं, और जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं वह सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश में सभी 7 रंग विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक दर्पण लिए रहते हैं ऐसे डंडीनुमा और उससे दांत को देखते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पर सेम चीज़ें व्याख्या में बताई जा रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख लेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर कई बार पूछा गया प्रश्न है।
यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में नेत्र में फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनने लगता है। अतः पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पर एक कोई गलत होगा और बाकी 3 सही होंगे। तो इस हिसाब से मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, यह बिल्कुल सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, यानी लोग उसको पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि एक बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है तथा आँख, नाक एवं गले के डॉक्टर के द्वारा रोगियों के आँख, कान, नाक या गले की जांच में उपयोग में लाया जाता है, यानी अवतल दर्पण है वह, जबकि ऑप्शन में उत्तल दर्पण दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में तथा सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। जबकि गाड़ी में लगा जो साइड मिरर है यह उत्तल दर्पण है। तो आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आप ये दर्पण मत बोला कीजिए कि साइड मिरर है, इसको बोला करिए कि उत्तल दर्पण है यह। ठीक है, और जो हेडलाइट है यह अवतल दर्पण होता है, ऐसे करके निकला हुआ जो हेडलाइट लगा रहता है। प्रश्न कह रहा है कि मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आपने ये ऊपर वाला प्रश्न देखा होगा, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो यह इसी से देखिए यह आंसर यहाँ पर यह प्रश्न पूछ लिया गया। तो प्रीवियस ईयर देख रहे हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही है। कई बार पूछा गया प्रश्न है यह, और प्रश्न भी कैसा हो, यह प्रीवियस ईयर से ही बना हुआ प्रश्न है। तो यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो ऐसी स्थिति आती है जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में वापस आ जाएंगी। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। रेगिस्तान में मृग मरीचिका, गर्मी के दिनों में सड़क पर जल का दिखाई देना तथा हीरे के चमकने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब यहाँ कह रहा है मृग तृष्णा, तो बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी हमने देख रखा है। साबुन पानी की परतों का रंग यानी व्यतिकरण, और प्रकीर्णन आकाश का रंग नीला, और विक्षेपण प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। तो यहाँ 1 2 3 4 ही सही होगा, देख लेते हैं ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सही है, जिसे यहाँ बताया गया है कि प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम स्पेक्ट्रम, इसका विक्षेपण से संबंध है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, साबुन पानी की परतों का रंग व्यतिकरण यानी बुलबुले के बारे में बताया जा रहा है, और मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन या हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य से। कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। किसी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। यानी एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ गया कि जो प्रकीर्णन है इसे हमने ऊपर भी देख रखा है। ठीक है, यह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यह चीज़ आप याद रखिएगा।
यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, और लाल रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। विभिन्न रंगों के प्रकाश का रंग उस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ही निर्धारित होता है। प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है। जो दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है बिल्कुल सही कह रहा है। और लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, तो लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, यह भी सही है, इसलिए तो निकट की चीज़ों को देख नहीं पाता ठीक से। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ प्रॉब्लम कर दिया, इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि दूर दृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखलाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इसका कारण है फोकस बिंदु व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग का निवारण तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में कहा जा रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि में जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनता है। व्याख्या हमने कई बार इसको किया तो यहाँ व्याख्या नहीं देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है। रेटिना पर चित्र वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। यहाँ 3 बार पूछा गया प्रश्न है। सेम चीज़ें व्याख्या में कहा जा रहा है कि दृष्टिपटल पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा होता है, किंतु मस्तिष्क हमें वस्तु का ठीक वैसा ही ज्ञान कराता है जैसा कि उसका स्वरूप होता है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। तो वह स्थान है अक्षपट यानी रेटिना। व्याख्या देख लेते हैं। मानव की आँख में प्रकाश तरंगे रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। मानव नेत्र एक कैमरा की भांति है जिसमें एक उत्तल लेंस निकाय होता है जो नेत्र के अंदर एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर उल्टा वस्तु से छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। इसमें शलाका यानी रॉड तथा शंकु कोशिका होती है जो विद्युत तंत्रिका स्पंद उत्पन्न कर क्रमशः प्रकाश की तीव्रता तथा वर्णों पर अनुक्रिया करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा आँख में संकेंद्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश की जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। व्याख्या में बताया जा रहा है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 390 nm से 780 nm होती है। मानव नेत्र पीले हरे प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। हरे रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 490 से 565 nm होता है और पीले रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 565 से 590 nm होती है।
परंतु हरे रंग के लिए आंख सर्वाधिक सुग्राही होती है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, कोई मतलब नहीं है, केवल धूप का चश्मा होता है, उसमें कोई पावर नहीं होता है। प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह प्रश्न की व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ भी देख लेते हैं कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश, जो लाल रंग है, प्रकाश का विचलन यानी प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, अतः इसकी चाल v बराबर n लैम्डा से सर्वाधिक होगी, जो व्यक्ति की आँखों तक शीघ्रता से पहुँच जाएगी। प्रकीर्णन एवं तरंगदैर्घ्य में व्युत्क्रम संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो प्रकीर्णन की दर समानुपाती 1/λ ऐसा बताया गया है। प्रश्न कह रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊपर उजाला और नीचे काला। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, प्रसारी विश्व की संकल्पना निम्न में से किस प्रभाव पर आधारित है? तो जो डॉपलर प्रभाव है, यह प्रसारी विश्व की संकल्पना पर आधारित है। व्याख्या में सेम चीज़ें बताया गया है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, अर्थात प्रत्येक दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनता है। पहला, अनंत के लिए दूरदर्शी का समायोजन करने पर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तथा सर्वाधिक बड़ा बनता है। और दूसरा कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर के लिए समायोजन करने पर अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा, आवर्धित तथा अस्पष्ट बनता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खोज बत्ती में जो सर्च लाइट होता है, दर्पण जो प्रयुक्त तो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नतोदर दर्पण। नतोदर दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित करता है। यहाँ कह रहा है कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, तो दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार 390 से 780 nm के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ व्याख्या में कुछ गुण के बारे में बताया गया है। दृश्य विकिरण और तरंग दैर्घ्य परिसर के बारे में बताया गया है 390 nm से 780 nm। और उत्पादन ताप दीप्त वस्तुओं से विकिरित, और इसके गुण हैं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटोग्राफिक क्रिया और दृष्टि संवेदन। यह सब गुण हैं दृष्टि विकिरण के। किसी तारे का रंग दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी, इसका ताप। वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश है तारा कहलाता है, तो सूर्य भी एक तारा है। किसी तारे का रंग उसकी ताप की मात्रा को दर्शाता है, अर्थात तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर होता है। सर्वाधिक गर्म तारा नीले रंग का, सबसे कम गर्म तारा लाल रंग का दिखाई देता है। प्रश्न कर रहा है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर 2 परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती है। ऐसे दर्पण के बीच का कोण होगा, तो ऐसे दर्पण के बीच का कोण 60 अंश होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है व्याख्या में, जब किसी प्रकाश स्रोत को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर वापस लौटती हैं। जैसे मान लेते हैं यह एक
प्रकाश यह एक दर्पण है, समतल दर्पण, और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे जा रही तो फिर वापस भी तो आएगी ऐसे। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। इस दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं और एक प्रकाश किरण का दर्पण के समानांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण में समानांतर हो जाती है, तो ऐसे दर्पण के बीच 60 अंश का कोण बनता है। तो ये कहा जा रहा है कि दो दर्पण है, दोनों नत हैं किसी ऐसे, तो ये जो कोण बन रहा है तो किसी न किसी रूप से यह 60 अंश का कोण बनेगा। सेम यही बातें बोल रहा है। प्रश्न कर रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित होगी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करता है तो उसकी तीव्रता, वेग, तरंग दैर्ध्य तो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जो आवृत्ति है वह अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह महत्वपूर्ण है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, इसे याद कर लीजिए फिर से। अब यहाँ कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसी एक के कारण होता है, वह है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। प्रीवियस में इसका हमने व्याख्या कर लिया है, तो इसे व्याख्या देखने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि आँख के जिस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं वह है दृष्टिपटल। आँख के दृष्टिपटल में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, जबकि मानव की आँख को दान करने पर कार्निया को निकाला जाता है। जब कहते हैं ना कि नेत्रदान किया तो उस समय कार्निया निकाल लिया जाता है। रेटिना के लगभग बीच में एक छोटा सा स्थान होता है जिसे कहते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जिस स्थान से दृक तंत्रिकाएं, ऑप्टिक्स नर्व्स मस्तिष्क को जाती हैं उसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अंध बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यही सही है। अब व्याख्या भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर लगे हाथ। व्याख्या में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दूर जाता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। प्रश्न में 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी तो 0.75 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद कर लीजिए सीधा सीधा इसको, तो पहली बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद कर लीजिए आप इसे। समतल दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है। इस क्रिया में शीशे के एक ओर चांदी धातु की पतली परत चढ़ी होती है। शीशे के पीछे चांदी की निर्मित पतली परत परावर्तक सतह का कार्य करती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा पार्श्व परावर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। इनमें से ध्वनि के वेग, आकाशीय पिंडों के वेग और रॉकेट के वेग और प्रकाश के वेग में प्रकाश का वेग सर्वाधिक है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड।
और यहाँ पर बताया गया है ध्वनि की चाल वायु माध्यम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकंड होती है। प्रश्न कह रहा है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखता है। जब अधिक ऊंचाई से वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखने पर वह काला दिखता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल का अभाव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, जबकि पृथ्वी पर से आकाश को देखने पर वह नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य के बैंगनी व नीले रंग का प्रकाश के तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण, जिसका वायुमंडल में मौजूद धूल आदि के कणों द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन हो जाता है, तो इसी कारण वह नीले रंग का आकाश दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। तो ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? बैंगनी का। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा। अब यहाँ पर यही चीज़ें बताया गया है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश का वेग वस्तु पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। हीरा, पानी, निर्वात और हाइड्रोजन में निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि हीरे में प्रकाश की चाल, यहाँ पर सब के बारे में बताया गया है, जबकि हमको निर्वात के बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव आँख की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह एट्रोपिन है। ठीक है, जब आप कभी आई टेस्ट कराने जाएंगे ना तो आँख में एक लिक्विड डाल दिया जाता है और बोलते हैं आँख बंद करके थोड़ी देर तक बैठे रहिए। इससे क्या होती है? पुतली फैल जाती है। तो वह जो लिक्विड डाला जाता है उसे एट्रोपिन कहते हैं। यह एक तनु विलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ बताया गया है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, जिस कारण इसका विवर्तन बहुत कम होता है, जिसे हमारी आँख नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसे एज इट इज याद कर लीजिए। यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के अपने मूल पथ से विचलन की घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के समय पहले एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देना यदि इत्यादि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हैं ये सब। ठीक है, यह जो एग्जाम्पल अभी दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बताया जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर वे बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य अंडाकार दिखाई देता है। यह प्रकाश अपवर्तन के ही कारण होता है। प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है।
इसको निम्न आधार से समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो प्रकाश इनके द्वारा सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश के जिस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग का आधिक्य रहता है, यानी लाल रंग की अधिकता होती है, जिसके कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अवरक्त। यहाँ कह रहा है कि सौर कुकर एक उपकरण है जिसमें खाना बनाने या पेय पदार्थ गर्म करने या पाश्चराइज करने के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग ही प्रकाश के ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अतः सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग सौर कुकर को गर्म करता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, जब एक अध्रुवित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहें? इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1998 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ हों जैसे कि कैल्साइट, जब कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो उसके संगत दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। एक आपतित किरण के संगत दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होने की घटना द्विअपवर्तन कहलाती है तथा जिन पदार्थों में द्विअपवर्तन का गुण पाया जाता है उन्हें द्विअपवर्तक पदार्थ कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच में स्थित है। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि अवरक्त विकिरण की खोज हर्सेल ने की थी। यह महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से 5 × 10⁻⁻3 मीटर तक होता है। ये किरणें सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य किरणों के बीच स्थित होती हैं। इनका मुख्य स्रोत सूर्य व अतितप्त वस्तुएं हैं। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण हैं। ये जिस वस्तु पर आपतित होती हैं उनका ताप बढ़ जाता है। पौधघरों में पौधों को गर्म रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बताया जा रहा है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। इनका उत्पादन स्रोत सूर्य, विद्युत प्रकाश यंत्र इत्यादि है। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1.10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक होती है। इनका प्रयोग रेडियो, माइक्रोवेव, ओवन एवं राडार आदि में होता है। तो यह बातें आप देख लीजिएगा कि तरंग दैर्ध्य कितना है दृश्य प्रकाश का और सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी है, यह याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो मध्य में क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हरा। ठीक है, जो विबग्योर है उसको आप याद कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से बैगनी, आसमानी, ब्लू यानी नीला, हरा, येलो, नारंगी ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर यही दिया है, तो बीच में ग्रीन है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जो कि आपको उसमें दिखाई देते हैं जब इंद्रधनुष बनता है, विबग्योर। सेम चीज़ें। प्रश्न कह रहा है कृत्रिम प्रकाश
ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। ठीक है, जो कृत्रिम प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा होता है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण सफलतापूर्वक लाया जा सकता है। कृत्रिम प्रकाश से भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित किरणों अवरक्त, पराबैंगनी, गामा और सूक्ष्म तरंग, इनको घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर 4, 1, 2 और 3, तो यहाँ बताया गया है घटते हुए क्रम में। आप ऑप्शन देख लीजिएगा और इसके विषय में यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। सूक्ष्म, अवरक्त, पराबैंगनी और गामा। ठीक है, यहाँ वेवलेंथ के बारे में दिया हुआ है इनके, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस, जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा कांच की समतल चादर की भांति। ठीक है, क्योंकि एक उत्तल है और दूसरा अवतल है, तो यह समतल की भांति करेगा ना व्यवहार। कह रहा है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस, जिसमें एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटा कर रखे जाते हैं, तो इस युग्म का व्यवहार कांच की समतल चादर की भांति होगा। इस संयोजन की फोकस दूरी अनंत और क्षमता 0 होगी। कह रहा है कि हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन द्वारा। दिन के कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आने पर भी कमरे में रोशनी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण कमरे में प्रकाश का विसरित परावर्तन है। प्रकाश का विसरित परावर्तन धरातल या किसी सतह के खुरदुरे होने के कारण होता है। जब किसी खुरदुरे धरातल या सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वे विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होकर फैल जाती हैं, जिससे सतह के पास के कमरे में भी प्रकाश किरणें आने से कमरे में प्रकाश आ जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।